हेडिंग देख करके पता चल गया होगा कि आज हमको पढ़ना है पोषण के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है विषम पोषण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्वपोषण क्या है। स्वपोषण में बताया गया है कि ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिक डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब बात आती है स्वपोषण। अगर स्व को हम थोड़ा ध्यान से समझें तो क्या होता है, स्व का मतलब होता है अपना। स्व का मतलब अपना। जैसे ऑटो है ना, ऑटो में स्वतः मतलब स्वयं से कोई बात बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ स्वपोषण यानी कि वो अपने पोषण के लिए खाद्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का स्वयं बना लेते हैं, ठीक, खुद से। तो ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, ठीक है। यानी कि उनको अपना पोषण करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। दूसरा है जल और प्रकाश। जल और प्रकाश यानी इतनी चीज़ों की आवश्यकता उनको पड़ती है और वो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं। ये क्रिया कहलाती है स्वपोषण। क्या कहलाती है? स्वपोषण। स्वपोषण कहलाती है। ये एक क्रिया है, एक घटना है, यानी कि ये सिर्फ पाया जाता है पेड़ पौधों में। पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी। इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश की गतिज ऊर्जा ग्लूकोज अणु में स्थितिज यानी कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इस क्रिया में, यानी कौन सी क्रिया? स्वपोषण की क्रिया। स्वपोषण क्रिया में सूर्य के प्रकाश की गतिज ऊर्जा ग्लूकोज अणु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल ली जाती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। पादप की कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ये ऊर्जा मुक्त होकर भोज्य पदार्थों जैसे प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा, वसा, विटामिन आदि को बनाने में जो स्वपोषण क्रिया है ये होती है पौधों में। पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की गतिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा को ग्लूकोज अणु में रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ग्लूकोज अणु में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण यानी जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है पादप कोशिकाओं में, ठीक है, तब ये ऊर्जा मुक्त होकर के किस किस रूप में बदल जाती है? प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा, वसा, विटामिन, ठीक, जिनको हम कहते हैं कि भाई इस फल से या इस पौधे से हमें विटामिन ए मिलती है, विटामिन वो मिलती है, प्रोटीन्स मिलती है, जैसे दाल है, सब्जियां हैं, है ना। तो वही विटामिन यानी वही शर्करा, वही स्टार्च, जैसे आलू है, आलू में स्टार्च पाया जाता है, मंड है ना, तो मंड पाया जाता है, वो इसी क्रिया का परिणाम है। कौन सी क्रिया? स्वपोषण, ठीक है। जितना इनको उपयोग करना होता है पेड़ पौधों को उतना प्रयोग कर लेते हैं, बाकी अपना सेव कर लेते हैं। मूली, ठीक है, आलू, शकरकंद, प्याज, मतलब जो भी है पादप से प्राप्त खाद्य पदार्थों के स्रोत। अब कहते हैं विटामिन आदि के निर्माण में काम आती है तथा इन पोषक पदार्थों में रासायनिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। रासायनिक ऊर्जा किस रूप में संचित हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये हो गया हमारा स्वपोषण। और नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो ये है
विषम पोषण, यानी दूसरा पॉइंट जो हमारा है विषम पोषण। विषम पोषण को हम परपोषण भी कह सकते हैं, यानी कि जो दूसरे की मदद से होता है, इसकी मदद से, दूसरे की मदद से। कहाँ भाई आ जाओ, ठीक है। ये जो है इनको जब तक, यानी ये विषम पोषण जो है, विषम पोषण में हम किन किन को ले ले, सीधी सी बात है, विषम पोषण में हम पेड़ पौधों को छोड़ करके बाकी जितने जीव जगत में सजीव पाए जाते हैं सभी में विषम पोषण होता है। तो विषम पोषण के बारे में क्या समझाना चाह रहे हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, सिंपल सी बात है, परपोषी कहलाएंगे या विषम पोषी कहलाएंगे। तथा ये क्रिया परपोषण या विषम पोषण कहलाती है। परपोषण में क्या कहलाती है, परपोषण भी कहलाएगी, विषम पोषण भी कहलाएगी। परपोषण में जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। परपोषण में यानी कि परपोषी क्रिया में जीव क्या करता है, जटिल पदार्थों का उपयोग करता है और इन पदार्थों को सरल अणुओं में, जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं और सरल पदार्थों में यानी सरल अणुओं में तोड़ करके उससे आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं ताकि ये जीव के रक्षण व वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। ऐसा करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरकों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम लोग एंजाइम करते हैं। सिंपल सी बात यह है समझने के लिए कि जैसे हम चावल खा लिया, गेहूं की रोटी खा ली, है ना, आलू, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो जटिल अणुओं के रूप में हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ और है कि जटिल अणु का मतलब क्या है, इनको मतलब ये हुआ, अगर गेहूं की रोटी बनाने के लिए हमें इन विधियों से ना गुजरना पड़े, पहले हम आटे में बदलते हैं गेहूं को, फिर आटे को गूंथते हैं ताकि उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाए, वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, फिर हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि उसके अणुओं में खंडन हो जाए, है ना। खंडन होने के बाद जब ये एंजाइम्स हमारे यानी कि आमाशय में मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका प्रयोग हमारा आमाशय यानी कि पेट जो है किसके रूप में उपयोग करता है, उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी अभिक्रिया को या तो घटा दें या फिर बढ़ा दें, यानी कि उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है ना, तो उत्प्रेरक का मतलब हुआ वे कारक जो किसी अभिक्रिया को, किसको, अभिक्रिया को घटा दें, अभिक्रिया की दर को घटा दें अथवा बढ़ा दें, ठीक है। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। एक बार फिर से हम समझा देते हैं।